बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बात करें तो आज पार्लियामान का मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि मैं बतौर सिविलियन सदर 8वीं बार जो खिताब कर रहा हूँ ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। इसके साथ साथ सदर ममलिकत के खिताब के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जो थी वो सरापा एहतजाज रही। हुकूमत ने इस खिताब को सराहा है, लेकिन एक बात जो सदर ममलिकत ने की, उन्होंने कहा जी यकतरफा फैसला जो किया गया सिंध में नहरें निकालने का, ये जो है मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता। अब ये कैटेगोरिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रही थी वो अब सदर ममलिकत के मुंह से सामने आ गई, क्योंकि बेशुमार मौक़ों के ऊपर ये कहा जाता रहा कि सदर ममलिकत का कोई बयान इसके ऊपर मौजूद नहीं है, तो फिर उनकी हिमायत इसके अंदर ज़रूर मौजूद होगी। आज उन्होंने वो हिमायत ना करने का इरादा किया। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा जाए तो वो अपनी तहरीक को आगे बढ़ाना चाहती है, जदोजहद करना चाहती है, लेकिन क्या वो जो तहफ़्फ़ुज़ात उनके चल रहे हैं दीगर अपोजिशन जमातों के साथ, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो पाएंगे? क्या इस ज़मन के अंदर अगली कोई बैठकें होंगी और इस ज़मन के अंदर उनकी हिकमत अमली क्या तरतीब दी गई है? इस सारे मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे और फिर यह भी बात की जाएगी कि इस माह रमज़ानुल मुबारक में जो चीज़ें हो रही हैं वो किस हद तक सूदमंद हैं या किस हद तक इक़दामात जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। तो इस पूरे मंजरनामे पर बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, इससे पहले कि मंजरनामे पर बात करें, आप मुआशी मंजरनामे पे कोई बात करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी स्टोरी जो आप टेंडरिंग के हवाले से जिस पे बात करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सब मुझे तो एक शख्स ने एक चीज़ भेजी, मैं ये चीज़ जो है उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने आप को समझते हैं कि हम करप्शन कर लेंगे, जो समझते हैं कि हम ताकत के नशे में जो मर्ज़ी कर लेंगे, जो समझते हैं कि हम आइन को बिल्कुल साइड पे रख देंगे, गरीब को कुचल देंगे। उसने आपको बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, मैंने सोचा कि आज प्रोग्राम में सुना दें। उसने कहा कि एक दिन आवाज़ पड़ेगी, एक दिन ऐलान होगा, फलां शख्स मर गया जी। लोग जनाजे के लिए टाइम पूछेंगे, जनाजे का टाइम होगा, आपके दोस्त भी वही हैं जिन्होंने आपको भी भेजा होगा ये, तो मैंने मुझे पढ़ के बड़ा आया। जनाजे का टाइम होगा, जनाजे के बाद कब्रिस्तान जाएंगे, बहुत बड़ा जनाजा होगा, कब्रिस्तान जाएंगे, दफनाएंगे, अपने ही उस पर मट्टी फेंकेंगे बतौर सवाब, लेकिन आधे घंटे बाद कोई कब्र के पास नहीं होगा। और वो जो शख्स जो मर गया, जो 5,000 का जूता पहनता था, शायद उसकी तनख्वाह 10,000 भी नहीं थी, लेकिन करप्शन करता था। वो शख्स जो 50,000 का सूट पहनता था करप्शन के माल से, वो जो सड़क पर जमीन पर अकड़ के चलता था, जिसके साथ सैकड़ों गार्ड्स होते थे, जो गरीब को बदतरीन समझता था, जो अवाम को बिल्कुल रुस्वा करता था, जो करप्शन को अपना ईमान समझता था, वो जब मरेगा तो उसके पाँव में वो 5,000 की जूती भी नहीं होगी, जिस्म पर 50,000 का वो लिबास भी नहीं होगा, इवन 50 रुपए वाला कफन ही होगा जो फट जाएगा बाद। उसके वो गार्ड, उसके वो प्यारे, उससे वो सारा कुछ लेने वाले, या सर किसी सूरत उसके पास नहीं होंगे। खुशनसीब होगा उनमें से कोई एक जिसकी कब्र पर कोई जाके फातिहा खानी करता होगा। औलाद जायदाद के झगड़ों में पड़ जाएगी, बीवी सोचेगी मैंने किसको कितना देना है, बेटे सोचेंगे किस जायदाद पे कितना हाथ डालना है, कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए सबको सोचना चाहिए इस करप्शन से। सहाफत में असल सहाफत करने के लिए अपनी ज़बान के इस्तेमाल से करप्शन, हुकूमत, अपोजिशन, कोई चीज़ भी हो, यह फैसला करना होगा कि आपने कफन में जाना है, और जो कब्र है ना उसका साइज भी 19-20 ही होता है, कोई लंबा होता है कोई पतला होता है, लेकिन साइज तकरीबन वही होता है, महल्लात नहीं होते, वहाँ पे हिसाब देना पड़ेगा। या सर हमारी वज़ीर आला ये बात करना इसलिए ज़रूरी थी कि सुनने वाले सुने, क्योंकि रमज़ान का महीना, हमने कहा कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी करें ना जी। हमारी वज़ीर आला पंजाब ने एक काम बहुत अच्छा किया, उन्होंने करप्शन ख़त्म करने के लिए ना टेंडरिंग का ना आगाज़ कर दिया कि जो मर्जी अप्लाई करे पूरे पाकिस्तान से किसी जगह भी ना। अब होता क्या है, मैं आपको आज के पहला केस दे रहा हूँ करप्शन का। वज़ीर आला, मुझे यकीन है कि वज़ीर आला इस पर एक्शन करेंगे और मेरी इत्तला के मुताबिक एक्शन होने भी जा रहा है। होता क्या है जी कि एक 50 करोड़ का टेंडर है,
वो एक ही शख्स को दे दिया जाता है। 50 करोड़ का टेंडर है, एक ही शख्स को दे दिया जाता है। होता भी कैसे, किस तरह दिया जाता है कि वहाँ पर जो लोग ई टेंडरिंग में हिस्सा लेने आते हैं उन सबको बिठाकर जो होता है ना SDO फयाज चट्ठा, उसकी टीम, अदनान खान वगैरह, वो कहते हैं जनाब पूल कर लें। पूल समझते हैं ना आप, पर्चियाँ डाल लें, पूल कर लें जी, थोड़े थोड़े पैसे इनको भी दे दो और आप ठेका ले लो। अच्छा। यानी कि वो विजन जो वजीर आला ने लाई करप्शन के हाथ में का, और हमारी कुर्बान जंग हमारी इंतजामिया पर, उसने उसका भी हल निकाल लिया, जुगाड़ निकाला ना, निकाल लिया। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है आप जिसे कहते हैं शेखुपुरा, ये वो है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, 7 करोड़ से ज्यादा की रकम तो 50 करोड़ में से तकसीम हो गई, पहले ही तकसीम होगी ना आपस में ही। अच्छा, फिर कुछ रकम कुछ और लोगों को भी चली गई। इवन यहां तक कि मेरे पास एक वीडियो है, वो वीडियो मैं चाहता हूं कि उस वक्त दिखाऊं जब चूंकि ये यहां तो कोई गवर्नमेंट का बंदा है आके मौकफ दे, या जिनके हम नाम ले रहे हैं ये मौकफ दे। मेरे पास बाकायदा एक वीडियो है, और वीडियो उन्हीं लोगों में से किसी ने बना के मुझे भेजी है, जब वहां पे किन लोगों में सरकारी अफसर बैठ के कह रहा है यार मुकमका करो वापस, बस एक कोई बंदे ने देना है ठेका, यानी ई टेंडरिंग बाकी मुकमका करो, एने पैसे तू ले, एनु दे दे, एना दे दे, वो सारी गुफ्तगू रिकॉर्डिंग है। मैं चाहता हूं चूंकि यहाँ पे मैं आपको एक बता दूं, क्योंकि यानी उसके अंदर पार्टिसिपेट सबने करना था, लेकिन वो जो जिसको जारी हुआ वो दीगर बाकी विड्रॉ खुद ही कर गए, खुद करके जी। वो करवाया भी सरकारी अफसर ने जी, मैं बता रहा हूं कि जो SDO है ना उसने करवाया और उसके साथियों ने कराया। अब चूंकि DG पेपरा जो है ना, ये बड़ा काबिल इंसान है, DG पेपरा बहुत काबिल इंसान है और डेड होनेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम के बाद वो इस पे एक्शन लेंगे, नहीं तो हम कल या परसों प्रोग्राम में वो वीडियो दिखा देते हैं, ताकि हमारी वज़ीर आला साहिबा जो है जो नहीं माफ कर रही करप्शन पे। DG पेमरा या DG एंटी करप्शन की बात? नहीं जी, मैं DG पेमरा, इसके ऊपर एक महकमा होता है ना, अच्छा, वो भी, और DG एंटी करप्शन भी जो है, इस पर वहाँ पे एप्लीकेशन जाएगी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन DG पेमरा जो है अच्छा, वो इस पे एक्शन लेंगे, और नहीं तो हम कल इसकी वीडियो भी जारी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए दूसरी स्टोरी पे। मैं हैरान रह गया, ये आज नहीं, मुझे चंद दिन से मैं इस पे काम कर रहा था। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, राना साहब यार मेरा बच्चा गलत काम में पड़ गया है, सिगरेट पीना शुरू हो गया है। सिगरेट मैं भी पीता हूँ, इसने सिगरेट के साथ साथ पता नहीं कहाँ से, लाहौर में गुटखा भी मना है, छालिया भी मना है, फला कुछ चीज़ें हैं जो मना थी। उन्होंने कहा ये पता नहीं कहाँ से ले आता है, और ला के जो सिगरेट ये पीता है उससे ये इसकी हालत ये हो गया कि इसके गुर्दे बिल्कुल, मैं कहीं गुर्दे पे। हमने उस पर काम किया तो पता चला, उस बच्चे को पूछा मैंने बिठा के, मैं हैरान रह गया यासर, पता चला कि लाहौर थाना इस्लामपुरा के इलाका में जी, ये एक मैं तस्वीर दिखाता हूँ उस जगह की, मैं खुद तस्वीर बना के आया हूँ, उस जगह की तस्वीर मैं खुद बना के आया हूँ। प्रोड्यूसर साहब अगर तस्वीर दिखाएं तो उन्हें नज़र आ जाएगी कि बाकायदा गुटके से लेकर, गुटका पाकिस्तान में मिलने वाला हर किस्म का, वो जो है अल्लाह भला करे, सिगरेट स्मगलिंग शुदा, हर किस्म की स्मगलिंग शुदा चीज, गुटका, सिगरेट, पान, छालिया, और उसके अलावा पाकिस्तान में जिन जिन चीजों पर पाबंदी है, जो जो चीजें पाकिस्तान में मना है, जिन चीजों के हवाले से कहा जाता है कि ये चीजें पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें बाकायदा, ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, रोजाना शालमी में 16 से 17 गाड़ियां आती हैं इनकी। पेशावर से लेकर लाहौर तक कस्टम का कोई शख्स ऐसा नहीं जो इन्हें रोक सके, जो रोके वो शायद अपनी जगह पे नहीं रह सकता। पुलिस दिहाड़ी लगाती है। अगर ये मैं फुटेज दिखा सकता हूं तो क्या इस्लामपुरा की पुलिस नहीं बढ़ सकती? अभी शालमी चला जाए, अभी आप हार्ड रोड पे चले जाए, अभी आप बीडन रोड पे चले जाए, यानी पूरे पाकिस्तान से यहां पे सप्लाई जा रही है, और सब ये वो करोड़ों रुपए की डेली सप्लाई जा रही है। नुकसान किसको हो रहा है? हुकूमत को। और सबसे बड़ा हुकूमत को नुकसान खाली ये नहीं हो रहा, तबाही भी फैल रही है। हर वो चीज़ जिसको हुकूमत ने मना कर रखा है वो बात सानी आती है, पहले कंटेनर्स के जरिए आती है। डेली आप अभी मेरे साथ कैमरा लेकर चले, खड़े हो जाएं, आप देखेंगे कि पुलिस, कस्टम, बाकी लोगों
खड़े होंगे, कंटेनर उनकी हिफाजत में वहाँ उतरेगा, ये जो गोदाम दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से गाड़ियाँ भरेंगी, शालमी जाएंगी। ये तो आलम है। और इंतजामिया की सरपरस्ती में ये तमाम स्मगलिंग है। अब हम बात करते हैं सियासतदान, कोई ना कोई तो पीछे होगा, ब्यूरोक्रेट कोई ना कोई तो पीछे होगा। लेकिन क्या मैं वो जो बात मैंने स्टार्ट में की है कि मरना तो सब ने है ना। अब आप आ जाए ज़रा पाकिस्तान के, आपने कहा मुआशी सूरत हाल कैसी है, बड़ी कमाल हो गई। आज कितना रोज़ा हो गया? वो जो खरबूजे थे ना, उनकी कीमत हो गई है 30 रुपये किलो। वो जो थे माल्टा, वो कह रहे हैं 1 दर्जन के साथ 1 दर्जन फ्री। ठीक है, वो जो मुर्गी है, आप 1 किलो गोश्त लें, 1.5 किलो साथ वो देंगे और साथ सब्जी प्याज भी वगैरह भी देंगे। और हुआ क्या सस्ता भाई? 9वां रोजा हो गया, 10वां रोजा आने वाला है। एक चीज मुझे बता दे सस्ती है, एक चीज। वो जो कहते थे इब्तदाई तौर पे 3-4 दिन 5 दिन होंगे, अशरा तो मुकम्मल होने लगा। ओ वो भाई मैं कह रहा हूं, मैंने तो कई दुकानदारों से सुना, वो कहते हैं या अल्लाह पूरा साल ही रमजान रहे। मैं कहा तुझे क्यों कह रहे हो? वो कहता हूं नहीं तो लोगों ने फसी न खरीदनी है ना चीज़ा। मैं कह रहा हूँ वो खरबूजा, मैं हल्फन कहता हूँ, कल फिर मैं खरीदारी खुद ही करने गया यार, और जब मैं जाता हूँ ना और जाके ही रेट देखता हूँ, उसके बाद दिल करता है। चिकन पता है आपको क्या भाव है? क्या भाव? 800 रुपये किलो साफ, 800 रुपये केजी। जिस शख्स की 30,000 तनख्वाह है, क्या वो 1 महीने में 4 दिन गोश्त पका सकता है? रमजान के महीने में, आम महीने में, आम दिनों में हम यहाँ पे रो रहे हैं। अभी अब जो इफ्तारियाँ, सियासी इफ्तारियाँ हुई हैं, ज़रा उन सियासी इफ्तारियों में ज़रा देखिएगा ना क्या क्या नहीं होता। बस ऐसे ही है यासर साहब, आई जाओ, खाई जाओ, लुट्टी जाओ, तो शोर मचाई जाओ। यहाँ की प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, मैंने फिर कहा था, जायदाद जब्त करने का कानून बनाएं। आप एक ही कानून बना देते हैं कि अपने सियासी मुखालफ जो है उसको किस तरह रगड़ा लगाना है, और कानून बनाए कि ज़हीरा अंदोज की, मुनाफाखोर की जायदाद जब्त होगी। कानून बनाए कि उसका पासपोर्ट जब्त होगा। कानून बनाए कि उनके बच्चों को किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। आप कहते हैं जरा इमरान खान का नारा मारे तो बच्चे ना मिले। ओ यार मायना भरो, इमरान खान तो फिर पाकिस्तानी है और फिर तारीख सियासत का हिस्सा है। उसने फिर पाकिस्तान में वोट लिया है, उसने फिर पाकिस्तान में वोट लेने हैं। और इन ज़हीरा अंदोजों को पकड़ो, इनकी जायदादें जब्त करो, इनके पासपोर्ट करो, इनके नाम डालो, उसमें ECL में डालो। लेकिन ऐसी काम ही कोई नहीं है। तो तुम इतने बह के कही जान दो राणा साहब 9वां रोज़ा हो गया, बड़िया चीज़ां सस्तियां ने। जनाब वो लैन नहीं ना गए, ये जनाब वो लैन नहीं गए। सर दाता साहब तो आ रहा है खाना नहीं, खाना दाता साहब तो नहीं आ रहा। दाता साहब तो भी आए तो बड़ी बड़ी खुशी की गल है, उत्थों भी खाना स्वाद है, और जो देंदे ने अल्लाह उन्होंने भी जजा दे। लेकिन गल लगी है कि हजूर किबला ये चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि सियासत में जहाँ तक आपको मैं ख़बर ये दे दूँ, मुज़ाकरात की टेबल सजी हुई है, सारा कुछ है। आज एक खबर गई है तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के पास। अब वो इस खबर को कब बाहर निकालते हैं और वो ख़बर खान साहब के पास पहुंचेगी तो खान साहब उस खबर पे क्या करेंगे। मौलाना के साथ इत्तेहाद की राह में सबसे बड़ी रुकावट तहरीक इंसाफ के अंदर 5 लोग हैं। अच्छा, ज़राए कह रहे हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि उन 5 लोगों को टारगेट दिया गया है और उन्हें यह भी यकीन दहानी करा दी गई है उनमें से किसी को कि तुम भी कायम रहेगा, लेकिन ये इत्तेहाद नहीं होने देना। अब इत्तेहाद नहीं, वो यकीन दहानी किसकी तरफ से? मोहम्मद बूटा सब्जी वाले दी यकीन दहानी किसी तगड़े आदमी की तरफ से होगी ना यार। क्या 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 करेंगे? ठीक है, बात यह है कि अगर इमरान खान से हटकर कोई शख्स ये बात कहे, इस मुल्क में वोट है इमरान खान का, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, वोट है इमरान खान का। जो इमरान खान से कटेगा उसको वोट नहीं मिलेगा, जो इमरान खान से पीछे हटेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। जो इमरान खान के मुखालिफ आज असम्बली में बैठे थे, अपनी वफादारी तब्दील करके ज़रा उनके चेहरे की रौनक भी आपने देख ली होगी। तो लिहाजा जितनी मर्जी को कोशिश करे। दूसरी बात, मौलाना साहब से इत्तेहाद हो गया तो वेल एंड गुड। अगर इत्तेहाद ना हुआ तो अब तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी है इमरान खान की रिहाई का, इमरान खान के साथ दीगर लोगों की रिहाई का, और आपको ये सरप्राइज़ मिल जाएगा अप्रैल में रिहाई का। हाँ,
अप्रैल मिल जाएगा आपको सरप्राइज। इसी पे मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। वही बात जो ब्रेक से पहले राना साहब कर रहे थे कि मुज़ाकरात जो हैं उसके अंदर कोई रुकावट भी है। वो रुकावट कौन है? और मुज़ाकरात अगर पाया तकमील तक नहीं पहुंचते तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान किया, और अगर पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं तो फिर नुकसान और फ़वाइद क्या हैं? और अगर ये इत्तेहाद बन जाता है तो किस सियासी जमात को इसका फ़ायदा होगा और किस सियासी जमात को अवामी सतह पर इसका नुकसान होगा? और मुज़ाकरात के हवाले से अब तक गुफ्तगू-शुनीद क्या हुई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात के हवाले से क्या आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? और वो तहरीक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए चलानी है और इस हुकूमत के खिलाफ चलानी है, उसके खदोखाल अब तक क्या वजह हुए हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर अली मोहम्मद खान साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली खान साहब, अगर देखा जाए तो ये जिस तरह राना साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, कि PTI के अंदर 5 अफराद ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के साथ इत्तेहाद ना हो, और ये बात कोर कमेटी तक पहुंची हुई। आप भी हिस्सा हैं। क्या समझते हैं कि इत्तेहाद ना होने के पीछे की मंतक, मसलहत या अभी तक की वजूहात क्या है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। देखिए, जो मुज़ाकराती कमेटी है अपोजिशन के साथ, उसमें मैं तो शामिल नहीं हूँ, लेकिन कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी का रुकन होने की वजह से या कौमी असम्बली का मेंबर होने की वजह से बहुत सी चीज़ों का इदराक होता है। जो मैंने सेंस ली है, मैं नहीं समझता कि कोई ये चाहता है कि मौलाना साहब से या किसी भी जमात से इत्तेहाद ना हो, लेकिन ये एक ख्वाहिश है सबकी कि इमरान खान साहब की रिहाई हो। उसके लिए जितनी कोशिश हो वो हो। उसमें जितनी जो अपोजिशन की जमातें हैं, इस पे ज़रूर डिस्कस होता है कि कितना कोई हमारे साथ जा सकता है। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि प्रैक्टिकल सोच रखनी चाहिए, बजाय इसके कि हम हर जमात से ये तवक्को रखें कि वो हमारे साथ रोड पे भी आएगी, मार भी खाएगी। जो जितना जा सकता है उसको साथ लेके जाना चाहिए। मौलाना साहब की जमात मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी जमात है। जमात इस्लामी का भी एक रोल है, लेकिन मौलाना साहब के साथ मदरसों के तलबा की तादाद ज़्यादा है। मैं तो उसको एक स्टेप आगे भी देखता हूँ। अगर कभी ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता कि ऐसे होने दिया जाएगा या नहीं, लेकिन देखिए, जो फिल वक्त सियासी इश्यूज हैं, आज नहीं तो कल खान साहब को रिहा होना ही है, उनको करना पड़ेगा। नहीं रख सकते 25 करोड़ के लीडर को इतनी लंबे अरसे तक अंदर। लेकिन अगर मौलाना साहब और खान साहब के बीच में इत्तेहाद होता है, तो मैं एक और बात कुछ दिनों से मीडिया पे कर रहा हूँ, उसको नहीं मुझे पता कोई पिक कर रहा है कि नहीं। देखिए, मेंबर मस्जिद पे जो बात उलमा करते हैं, तो वहाँ पे माहौल ऐसा होता है, करना आसान होता है, दीन की बात करना आसान होता है। सारे दीदी लोग बैठे होते हैं, सूद के खिलाफ आपने बात कर दी सारा। इमरान खान साहब ने वो बात जो मेंबर मस्जिद पे उलमा करते हैं, वजीर आजम की कुर्सी पर बैठ के, यहाँ नहीं अमरीका जाके सहूइयों के खिलाफ बात की, गुरबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की। उनने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अथॉरिटी बनवाई, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिलेबस का हिस्सा बनवाया। 15 मार्च आ रहा है, एंटी इस्लामोफोबिया डे बनाया और मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट एक बार फिर उजागर किया बड़े अरसे बाद। तो यही बात मौलाना भी करते हैं। अगर हम और वो इकट्ठे होते हैं, मैं समझता हूँ सही मायनों में इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाना जिसमें सूद का निज़ाम ना हो, बहुत कुछ हो सकता है। और मुझे नहीं पता ये अमल पजीर होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई उसको रोक रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, माजी में हमारे उनके बीच में ताल्लुकात के ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, लेकिन मैं इस बात पे मैं खुशी का इजहार करता हूँ कि साल हो गया है मेरे ख्याल में, इत्तेहाद की तो बातें अब हो रही हैं, लेकिन हमारे किसी जलसे से खुदा न खास्ता मौलाना साहब के बारे में कभी वो कोई अल्फाज अब अदा नहीं होते जो माजी में बदकिस्मती से होते थे। और उधर से भी अली भाई आज अली मीन गंडापुर साहब का बड़ा फिर दोबारा लहजा मौलाना साहब के हवाले से बड़ा सख्त था, तो ये क्या वजूहात है? देखिए, मैं तो अंदर जो डिस्कशन होती है मुनासिब तो नहीं होता कि मैं तो कभी ऑफलाइन भी मीडिया पर्सन्स को डिटेल नहीं शेयर करता, ये मेरा रिकॉर्ड है। हाँ, वो बात जो कोई फैसला होता है
फैसला हो गया वो आप शेयर कर लें, वो पब्लिक नॉलेज होती है। अंदर क्या डिबेट हुई, किसने क्या कहा, ये प्रीवी होता है और ये आप पे अमानत होती है उस महफिल की। इतना मैं आपको बता सकता हूं कि गंडापुर साहब ने इस बात की यकीन दहानी पार्टी लीडरशिप को करवाई है कि जितना हो सकता है वो मौलाना साहब के साथ इस इत्तेहाद में ताउन के लिए वो तैयार हैं। हाँ, कुछ अगर रिजर्वेशंस हैं, मौलाना साहब के कुछ मुतालबात हैं, वो जब तक सामने नहीं आते और उस पर कोई डिसीजन नहीं होती, उसको मीडिया में डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। अगर वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इत्तेहाद चाहते हैं, हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ फिर लंबा चलें, उसमें उनके भी कोई लवाजमात होंगे, उनके भी कोई डिमांड्स होंगी, वो सामने रखेंगे। मेरे ख्याल में बहुत से ऐसे लोग होंगे हमारी जमात से बाहर जो चाहते होंगे कि हमारे उनके बीच में इत्तेहाद ना हो। इंशाल्लाह पीटीआई में इतनी मैच्योरिटी है कि खान साहब की रिहाई के लिए अगर कोई हमें सपोर्ट कर सकता है तो हम वो सपोर्ट लेंगे अपने साथ इंशाल्लाह। सर, असद कैसर साहब ने कुछ हलकों की निशानदेही की, जवाबन कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये कहा कि फिर कुछ की निशानदेही हम करते हैं, कुछ की आप करते हैं। तो ये मामला तो कहाँ पे हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अलायंस बनने वाला था, ये तो आपसी एक जंगो-जदल दिखाई दे रही है। देखिए, मेरे ख्याल में दोनों तरफ की सीनियर क़यादत को इसका एहसास है भी कि दोनों बोथ आर एट द रिसीविंग एंड। 18 में हम पे इल्ज़ाम लगा, हालांकि वक्त साबित करेगा राना साहब और आपको भी मैं कह रहा हूँ कि 18 में भी खान का मैंडेट चुराया गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे इस पर थोड़ा सा कहने दीजिए क्योंकि खान साहब के साथ जिंदगी का एक लंबा अरसा गुजरा है। मैं 2013 के इलेक्शन पे आपको ले जाना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात करके वापस इसी टॉपिक पे आता हूँ। 13 का जब इलेक्शन हो गया, आपको याद होगा खान साहब बेड पे थे जब उनका हादसा हुआ था। जब ठीक होके वापस आ गए, कोई महीना डेढ़ बाद वो आए थे पार्लियामेंट में। बनी गाला कोई मीटिंग्स थी, मेरे ख्याल में 2013 की बात है। तो खान साहब ने बड़ी तारीखी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने लाहौर को 2 दफा, लाहौर की गलियों को, रोडों को सुनसान देखा। उन्होंने कहा एक दफा 1987 का जब वर्ल्ड कप हुआ था, वो जब आप हारे, तो अगले दिन मैंने देखा कि लाहौर बिल्कुल वीरान पड़ा है। मुझे तब एहसास हुआ कि ये कौम अपनी क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करती है। अफसोस के साथ आज भी वही सूरत हाल है जो हमारी तबाही क्रिकेट में है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब 13 का इलेक्शन हो गया तो 13 के इलेक्शन के अगले दिन लाहौर वीरान। लोगों को अफसोस था कि हमारा वोट कहां गया। अगर इतनी कोई खुशी थी तो कोई डोल बाजे नहीं थे, कोई खुशियां नहीं थी, कुछ नहीं था। सारा लाहौर बाएं बाएं कर रहा था, रोडें वीरान थी। तो उसी तरीके से 18 पे हम पे इल्जाम लगा। लेकिन इस बार हमें किसने जतवाया है? देखिए, इस बार हमें किसने जतवाया है? तो मैं अब शॉर्ट एग्जाम्पल दूंगा। 2018 में मेरा वोट कोई 56,000 था मेरे ख्याल। इस बार अल्लाह के हुक्म से 1 लाख से ज्यादा है। तो इस बार किसने दिलवाया और बाकी चीजें हमें किसने जतवाई? लीडर हमारा जेल में, लोग हमारे उठाए गए। किसी और की मैं क्या बात करूं? मैं अपनी बात क्यों ना करूं कि 7 बार मेरी गिरफ्तारी हुई। इलेक्शन से सिर्फ 1.5 हफ्ता पहले मैं हल्के में जा सका, बहुत से लोग तो जा ही नहीं सके। तो इन हालात में हमें किसने फिर जतवाया है? हमारा तो मैंडेट चोरी हुआ है। लेकिन अगर किसी का शक है कि हमें खुदा ना खास्ता कोई सीट में हमारी काम ठीक नहीं है, तो हम तो इनकार नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई और जेआई की लीडरशिप को अपनी तोपों का रुख उनकी तरफ रखना चाहिए जिनकी वजह से आज ये हालत है। और ये जो इधर बैठे हैं, जो अपने आप को बड़ा जमहूरियत के चैंपियन कहते थे और वोट को इज्जत दो की बात करते थे, मैं हैरान हूँ कि आज वोट को इज्जत दो का बयानिया किधर चला गया। यानी कि आप के साथ भी तो कम कोई ज्यादती नहीं हुई। एक का वजीर आजम फांसी चढ़ गया, दूसरी शहीद हो गई, तीसरा हथकड़ी लगे, मुल्क दर से दरबदर हुआ। अब भी आपको अकल नहीं। सिर्फ छोटे से इक़्तिदार के लिए आपने अपना सारी सियासत जो है वो बहा दी। आज आप देखिए ना कि ये जो जितना स्टैंड ने लिया था हमारे दौर में, जब हमारी हुकूमत थी, इनको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रही थी। कौम इनके बयानी के साथ जुड़ रही थी जब ये सिविल सुप्रीमेसी की और डेमोक्रेसी की बात करते थे। एक इक़्तिदार की खातिर मुस्लिम लीग नून ने बिलखुसूस, और मैं ये पीपल पार्टी को भी कहूंगा, ये ना समझे कि अवाम खुदा न खास्ता बेवकूफ है कि आप साइड पे बैठे हैं। आप इक़्तिदार में बैठे हैं, आप जिम्मेदार हैं इस मुल्क में जो इस वक्त हो रहा है। जो कुछ हुआ है आप बेनिफिशरी हैं। आप कहते थे ना, देखिए मियाँ साहब अगर एक लफ्ज कह देते, मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात करूं तो भाई मैं 3 बार का वजीर आजम हूं, मुझे 3 बार लोगों ने इज्जत दी है। इस बार हमें लोगों ने वोट नहीं किया। मेरी सीट पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जीती हैं। मैं अगली बार फिर, यकीन करें, इतना लोग उनको इज्जत देते। आपने इख्तिदार ले लिया और सियासत गंवा दी। अब हम क्या बात करें? अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, क्या समझ रहे हैं आप, खान साहब की रिहाई कब तक मुतवक्के है?
देखिए, मैं तो कभी मायूस नहीं होता, लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहूँगा कि इमरान खान साहब तो जल्द या बदेर निकल आएंगे। मेरी बात गौर से सुनिए और सुनने वाले सुन लें, वो तो निकल आएंगे। उसको तो अल्लाह ने जितनी इज्जत देनी थी उससे ज्यादा अल्लाह ने दे दी है। एक चीज की कमी थी वजीर आजम की, वो भी मिल गई, वरना वजीर आजम की कुर्सी के बगैर भी अल्लाह ने उसको, मैं समझता हूँ, 10 वजीर आजम से ज्यादा इज्जत दी। लेकिन मुझे जो दुख है वो ये है कि कुछ लोगों को एहसास नहीं कि जब मियाँ साहब को फारिग किया गया या जब बेनज़ीर साहबा को फारिग हुई, उस वक्त और आज में बड़ा फर्क है। एक पॉपुलर शख्स जो एक बहुत बड़े बयानी के साथ निकला है अवाम के पास, स्टैंड लिया है इस उम्मत और इस कौम के लिए, जब आपने उसको फारिग किया कौम जुड़ गई उससे। ये जो फासला क्रिएट हुआ है इदारों और अवाम के बीच में, मुझे इसकी फिक्र है। आज नहीं तो कल खान भी निकल आएंगे और हमारी हुकूमत भी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो बन जाएगी। अगर हमारी हुकूमत में आने में मुल्क की खैर है, अपने मुल्क की अल्लाह करे हमारी हुकूमत बने। लेकिन ये जो फासले हैं ये कौन पुर करेगा? ये जो नफरतें हैं, ये जो जुल्म की दास्तानें रकम हुई हैं, इसका किसी को एहसास है कि नौजवान कितना दूर चला गया है? अली मोहम्मद खान साहब, ये आपकी तरफ से जो नुक्ता उठाया गया बड़ा अहम नुक्ता है। आपको अफसोस है, एक और शख्स को अफसोस है पार्टी के हवाले से, शेर अफजल खान मरवत। पिछले दिनों उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा, मैंने पूछा उनसे कि आप क्यों पार्टी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बोलते हैं जो इस वक्त हैं, तो उन्होंने कुछ नाम लिए। उन्होंने कहा जी इनके ख़िलाफ़ बोलूँगा, सबसे पहले बात उन्होंने की। फिर उन्हें अफसोस ये है कि पार्टी के जो आला ओहदे हैं उसके ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, उन्होंने पार्टी के लिए या खान के लिए क्या किया सिवाय बातें करने के या सोशल मीडिया पे पैगामात देने के। उन्हें अफसोस ये है कि अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार, शौकत यूसुफजई और वो जो जेलों में पड़े हुए हैं, उनके पास तो कोई ओहदे नहीं, उनसे तो कोई मुशावरत करता नहीं, उनको साइडलाइन किया हुआ है और ये लोग जो हैं ये पार्टी क़यादत को संभाले हुए हैं, तो मैं फिर खामोश कैसे रहूं? मरवत साहब की कुर्बानी है पार्टी के लिए। मैं समझता हूं कि उनकी अगर खान साहब से मुलाकात होती है, वो उम्मीद है कि खान साहब उनकी बात सुनेंगे। अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। मेरे ख्याल में पार्टी के इंटरनल मैटर्स पे मैं पब्लिकली बात ना करूं तो बेहतर है। जहां तक ओहदों वगैरह की बात है, ओहदों के लिए कभी सियासत नहीं की। और ओहदा क्या है इस वक्त? तो अगर कोई ओहदा है तो वो तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ है। अगर किसी को ओहदा मिला है उस पर खुश नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ जिसके पास ओहदा है वो रात को अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए कि अल्लाह ये कितना बड़ा इम्तिहान है, या अल्लाह ये कितना बड़ा इम्तिहान है कि पीछे 25 करोड़ आवाम हमारे साथ खड़ी है, उम्मत का, कौम का एक बड़ा लीडर जेल में है, कौम परेशान है। और लड़ाई किससे है? अपनों से लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई है कि जिसमें एक की हार दूसरे की जीत कभी नहीं हो सकती। ऐसी मुश्किलात में से इस नैया को, इस बीच मंझधार, इस तूफान से निकालना है कि खान साहब भी रिलीज हों। और नुकसान अगर इदारे का होता है वो भी मुल्क का नुकसान है। और अगर जमहूरियत की हालत है, आप ये देखिए कि आज जरदारी साहब स्पीच कर रहे थे, हमने एहतजाज किया, ये खुशी की बात नहीं है लेकिन हमें करना पड़ा। आप पूछिए कि हमें ये एहतजाज क्यों करना पड़ा? आपने हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए। ले दे के एक सुप्रीम कोर्ट रह गई थी, उसको भी आपने पार्लियामेंट के कंधे पे बंदूक रख के सुप्रीम कोर्ट और अदलिया। मैं तो बतौर वकील मुझे इतना दुख है, एक मुझे इस चीज का दुख है कि नौजवान और इदारों के बीच में फासला जो नहीं होना चाहिए। अली मोहम्मद साहब, हमें ये फासला हमें ये फासला खत्म करना होगा ना, नौजवान और अदारों के दरमियान इस फासले को खत्म करना होगा, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है ना। एक आदमी कर सकते हैं, राना साहब, इमरान खान कर सकते हैं, वो बाहर निकल के कर सकते हैं। भूल जाएं 25 करोड़ आउट ऑफ 250 मिलियन पीपल, राना साहब, देयर इज ओनली वन मैन हु कैन अनडू दिस डैमेज एंड दैट इज इमरान खान। और दूसरा देखें, एक और बात मैं करता हूं, आपको शायद इल्म नहीं होगा, बहुत से लोगों को इल्म नहीं है। मेरी ओरिजिनल बैकग्राउंड मेरी साइंस की है, आई एम एन इंजीनियर। मैं एक विजन पे लॉ में आया था, वकालत की, पाकिस्तान से, लंदन से, कि यार ये एक फील्ड ऐसी है जिसमें आप मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आज मेरा बेटा वकालत पढ़ रहा है। मुझे इतना दुख होता है जब मैं सुप्रीम कोर्ट की और अदलिया की इस हालत को देखता हूँ, हाई कोर्ट्स की हालत को देखता हूँ कि इनको हम कौन सा पाकिस्तान दे रहे हैं, कि कौन सी अदलिया दे रहे हैं। ऐसी अदलिया दे रहे हैं जिसमें हमने 26वीं आईनी तरमीम करके अदालत की हालत क्या कर दी है।
और कैसे की वो तरमीम हमने कैसे की, मुझे नहीं पता ये मेरी बात चलेगी कि नहीं, कि ये नहीं कि वो कौन सी आईनी तरमीम है जिसमें आपको मेंबरान को अगवा करना पड़े। यार आईन जो तमाम लाकानूनियत को खत्म करने की बुनियाद होती है, फसील है, लाकानूनियत के खिलाफ मजबूत किला होता है आईन किसी भी मुल्क का, और उस आईन में तरमीम के लिए आपको मेंबरान को और उनके फैमिलीज को हरासा करना पड़े, उनको अगवा करना पड़े। ये कितने अफसोस की बात है, ये हम किस तरफ चल पड़े हैं। मैं हैरान हूं मियां नवाज शरीफ साहब पे, आसिफ जरदारी साहब पे, ये तमाम जितनी सीनियर क़यादत है, इनमें ईच एंड एवरी वन ऑफ देम आर अबव 70 इयर्स ऑफ एज। 70 साल से सारे के सारे बड़े हैं और सारे के सारे 70 करोड़ से ज्यादा असासे हैं, अरबोपति हैं। यार कितना माल चाहिए यार, कितनी रह गई है जिंदगी, कितनी रह गई है। मैं आपके सामने बच्चा बड़ा हुआ, मैं मियाँ साहब को कह रहा हूँ कि हम स्कूल में पढ़ते थे जब आप वज़ीर आज़म थे, आज हम जो है एक मिडिल एज में पहुंच गए हैं। आप लोगों का हिरस हवस इख्तिदार खत्म ही नहीं होता, कब सोचोगे सब जिलाली परचम का। वो भी तो एक आदमी था जो चला गया, सारा कुछ सिंध मदरसतुल इस्लाम और इस्लामिया कॉलेज के देके चला गया। कोई है इसका कोई अमीन है, इसकी कोई सोच का कोई वाली वारिस है? हर कोई किसी ने अपना अपना एक खुदा बनाया हुआ है। किसने बनाया हुआ है? और अपने खुदा भी बदलते हैं। मैंने बड़े बड़े लोगों को खुदा बदलते देखे हैं। मेरे साथ जो लड़ते थे इमरान खान के खिलाफ, हर्जा सराई करते थे राना साहब, आज वो हमारे पास हैं। और जो इमरान खान की वकालत उनके बेटों से ज्यादा करते थे, आज उनके मुंह से जब मैं खान साहब के बारे में गुफ्तगू सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ यार। अच्छा अली भाई यहीं पे जरा एक बताइएगा, ये परवेज खटक साहब को आप हुकूमत में भी ले लिया गया है, क्या परवेज खटक साहब के पास कोई ख़ास टारगेट है तहरीक इंसाफ के हवाले से, या आप समझते हैं कि परवेज खटक साहब अब माजी का किस्सा है? खटक साहब ने बड़ी इज्जत भी कमाई तहरीक इंसाफ की बदौलत। मैं समझता हूँ उस जमाने में अच्छा काम भी किया, नहीं ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अगर एक आदमी ने अच्छा काम किया है, 13 से 18 के बीच में जो वो वजीर आला थे तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। खान साहब की उनको बहुत सपोर्ट होती थी और वो उनके बैचमेट भी हैं, दोनों एचएसओनियन हैं। मुझे तो किस चीज का होता है कि देखें, कभी कभी अल्लाह के फैसलों के सामने, बल्कि हर वक्त सर तस्लीम खम करना चाहिए। अगर आपको अवाम ने वोट नहीं दिया तो आप थोड़ा सा सब्र से काम लें, आपकी जो इज्जत है वो अल्लाह फिर बहाल कर देगा। मैं समझता हूँ ये जो वजारत लेने का फैसला मोहतरम खटक साहब ने किया है, मैं तो उनके मशवरे के काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा कम तजर्बेकार हूँ, लेकिन मेरे से मशवरा करते मैं उनको कहता कि खटक साहब कभी ये काम ना करें। उसकी वजह यह है कि 8 फरवरी 2024 को वो सिर्फ एक इलेक्शन हारे थे। ये ओथ लेके, ये कलमदान संभाल के वो अपनी सियासत हारे हैं। अवाम में जो एक इंसान की इज्जत होती है, लोग कहते हैं कि यार इस इख्तिदार के लिए, मैं समझता हूँ कि उनका शायद कोई मुनासिब फैसला नहीं है। बहरहाल वो अगर समझते हैं कि ठीक है तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन हमारे पुराने साथी हैं और मुझे नहीं पता कि वो ऐवान में हमारा सामना कैसे करेंगे। लेकिन चलें देखते हैं। आपने कहा कोई टास्क दिया है, थोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, हम अवेलेबल हैं। जो कोई थोड़े बहुत खंजर और तीर रह गए हैं वो भी आजमा के देखें। चले वो तीर आजमाएं, आप जिगर आजमा लें। और अगर जी बहुत शुक्रिया देगा। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हुकूमती इक़दामात इस वक्त जिस समत के अंदर गामज़न है और बड़े मसाइल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बहुत सी जगहों पे इत्तफाक भी दिखाई देता है और बहुत सी जगहों पे इख्तलाफात भी दिखाई देते हैं। और वो जो इख्तलाफात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की गोशगुजार करती है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, लेकिन हुकूमत उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रही। क्या ये बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से है, या फिर खुद एतमादी की वजह से है, या फिर हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी रंग के तौर पर यह बयानात दे रही है, असल में मसाइल कुछ और हैं, ये मसाइल है नहीं और इसका तज़किरा वो हमारे साथ होने वाली मीटिंग्स के अंदर नहीं करते। अब हुकूमती इक़दामात और कैबिनेट के अंदर इन्हेंसमेंट की वजह से मुल्की मामलात में किस हद तक बेहतरी देखने में आ रही है या किस हद तक पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी, हुकूमत अपोजिशन इत्तेहाद को किस नजर से देखती है और उससे नबुर्दाज़मा होने के लिए हिकमत अमली क्या है, क्या वे फॉरवर्ड उसका कोई है, क्या उनसे गुफ्तो शुनीर हो सकती है या फिर ये महाजराई वाला ही मंजरनामा रहेगा। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया वज़ीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी साहब ने। खेलदास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
खिलदा साहब, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आज जो सदर ने मुश्तरका इजलास के अंदर गुफ्तगू की, हुकूमत ने उसको सराहा, अपोजिशन ने शोर शराबा किया, लेकिन आप समझते हैं कि तमाम मामलात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ सेम पेज पे? जी बहुत शुक्रिया। मैं राना अजीम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, हमेशा शफकत करते हैं, अपने प्रोग्राम में भी मदऊ करते हैं। बात यह है कि देखें, पीपल्स पार्टी एक अलग जमात है, मुस्लिम लीग नून अलग जमात है, उनके अपने मंशूर हैं, मगर हमारा एजेंडा एक ही है, वो है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की। और ये जो हमने पीडीएम की हुकूमत में हम सब इकट्ठे हुए थे, उसकी वजह भी यही पाकिस्तान था कि पाकिस्तान की मईशत दिवालिया होने जा रही थी, हमने उसको बचाया। अगर आज इस सिस्टम ये जो खड़ा है, पीपल्स पार्टी के वोट और सपोर्ट से हमारी हुकूमत खड़ी है, और सदर ममलकत और सेनेट के चेयरमैन अगर हैं तो वो भी हमारे वोटों से बने, तो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये फैसला हुआ था। बाकी पीपल्स पार्टी का किन चीज़ों में इख्तलाफ ज़रूर होता है, वो हमें बर वक्त या वक्तन वक्तन जो है वो उसका इज़हार करती रहती है पार्लियामानी फ्लोर पे, मीडिया के ज़रिए। मगर ये भी एक हकीकत है कि बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की काविशों और मईशत के लिए उठाए गए इक़दामात और जो उसकी कारकर्दगी, उसकी तारीफ़ भी करते हैं। आज भी जहां आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर ममलकत है और उसका सदर का जो खिताब होता है, अहम खिताब होता है, पार्लियामेंट का जो नया साल आगाज़ होता है, ज़ाहिर हुकूमती पॉलिसीज़ पे वो उनकी तायद भी करते हैं, कुछ रहनुमाई भी, क्योंकि आसिफ जरदारी सदर ममलकत के साथ एक ज़ीरक सियासतदान भी है, तजर्बा भी है। तो ये जो उनकी ख्यालात हैं या उनकी जो पॉलिसी है, वो चाहते हैं कि मिलजुल कर हम एक साथ मिलजुल के इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। तो ज़ाहिर डे टू डे बिजनेस इश्यूज होते हैं, उसको वज़ीर आज़म उसको एड्रेस करते हैं। और आज भी वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई है, खिताब से पहले सदर ममलकत जो ऑफिशियली एक है तरीक़ेकार, वो मुलाकात भी हुई है। तो उसमें ये इत्तेफाक हुआ है इस मुलाकात में कि जो बाकी मसाइल हैं जिन पे इख्तलाफ आप अगर समझ सकते हैं या उस पर उनकी राय समझ सकते हैं या जो वो चाहते हैं या जो उनकी सोच है, तो उनको भी हल किया जाएगा। और ये हमेशा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिश रही है। मैं ये भी आपको बताऊं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए ये कहते थे उनके नाक़िद के ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, उनकी तारीफ करते थे कि ये उसने गवर्नेंस अच्छी की है। मगर मैं समझता हूँ 16 महीने का जो दौर था और आज तक जिस तरह उसने मुल्क को चलाया है, तमाम जमातों को साथ लेकर चले, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक बहुत बड़े मुदब्बराना और दानशमंद सियासतदान साबित हुआ है। तो ये बिल्कुल उन्होंने प्रूव किया है, जिस तरह इन इत्तेहादी हुकूमतों को चलाना एक आसान काम नहीं है। तो मैं आज शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तारी भी दी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को, लेकिन उसके बाद जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आया, उसमें वो पानी के मामले पर बड़ा स्टैंड ले रहे हैं कि पानी के मामले पर हमें यकीन दहानी कराई गई है कि ये नहरें नहीं बनेंगी, नहरें तो बन चुकी हुई हैं और ये मामला ख़त्म हो जाएंगे। क्या कोई ऐसा मामला है? देखें, पहली बात यह कि राना अजीम साहब, मैं कल हैदराबाद कराची गया था, मेरा वहाँ रिसेप्शन था, मैंने मीडिया से बात की थी, मैंने वहाँ पे ये अर्ज़ की थी, आज आपको भी आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ। पहली बात यह कि वफाक के 4 इकाइयाँ हैं, 4 सूबे, उनके लिए इकाइयों की मजबूती के लिए, फेडरेशन के लिए सब बराबर हैं, सबके हुकूक मिलने चाहिए। सिंध से एक आवाज़ उठी है, उसका वजूहत कुछ भी हो, सिंध से ये इख्तलाफ राय है नहरों पे, मगर कैनाल जो अगर 6 बन रहे हैं वो सिंध में भी बन रहे हैं, वो बलूचिस्तान में केपी के, और पंजाब भी चाहता है कि हम कैनाल निकालें। तो उसका मतलब ये नहीं कि वफाक बना रहा है। तो मैंने ये कल जब बात की तो मेरे पे बड़ी सिंध में वहाँ पे तनकीद हो रही है। मैं भी सिंध का बासी हूँ, मुझे भी अपने सूबे की हुकूक की भी मैं बात करूँगा, मगर बात यह है कि जब ये इसके लिए फोरम मौजूद है सीसीआई का, जहाँ पे 4 सूबे बैठ के बात कर सकते हैं, ये दलाइल से मसला हल होगा, बातचीत से, डायलॉग से मसला हल होगा। अगर पंजाब का एक मौक़िफ़ है, बलूचिस्तान का एक मौक़िफ़ है, केपीके का, सिंध का है, तो ये सीसीआई में सुना जाएगा। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर सिंध में उनके वोटर है, सपोर्टर है, मैं भी सिंध का बासी हूँ, तो मुझे भी फील होता है वहाँ पे लोग को इख्तिलाफ है, तो उसको इख्तिलाफ, जैसे पहले भी पानी के मामला, जो ये एहसास एक मामला है,
91 का मुआहदा भी नवाज शरीफ ने किया था, आपको पता है। ये जो सारे ये चैलेंजेस हैं ये नवाज शरीफ साहब के दूर किए या आज शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो ये इस मामले को खुश असलूबी से बायमी सूबाई जो वफाक और सूबे में दरमियान कोई दरार नहीं आएगी, कोई ऐसी सोच नज़र नहीं आएगी। अगर कोई मुनफी प्रोपेगेंडा करता है करते रहे, मगर हम इसको बड़े एहसन तरीके से, वफाक की ये जिम्मेवारी है और वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया ये बात सब एक अहम सवाल ये बनता है कि नुक्ता नजर सर एक अहम सवाल तो ये बनता है कि क्या ये यकतरफा फैसला है? सदर ममलिकत ने आज ये कहा कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने की यकतरफा फैसले की हिमायत नहीं करता। तो क्या आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को लूप में ही नहीं लिया या सदर को भी मालूम नहीं था? मैंने आपको ये कहा कि देखें, पीपल्स पार्टी को सिंध में उसकी हुकूमत है, उनको वोट वहां से मिला। 27 दिसंबर 2024 की आप सदर ममलकत की घड़ी खुदाबश की तकरीर निकाल लें, उसने उस जलसे आम में अवाम से, सिंध की अवाम, पाकिस्तान की अवाम के सामने ये इज़हार किया था कि कोई इस तरह का मामला या जो जिससे सिंध के मुफादात हो वो नहीं होगा, बेफिक्र रहें। तो जाहिर है वो एक पार्टी को भी उनके भी को चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी के भी स्टेक हैं और वो उनके भी ज़मीनें सिंध में हैं, अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उन्होंने इज़हार किया है। तो मैं वही कह रहा हूं कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो जिससे वफाक कमज़ोर हो, जिसके सूबों के दरमियान तफरीक हो। ये मामला हम खुश असलूबी से वफाक की हुकूमत इसको हल करेगी इंशाअल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान साहब वापस आ गए हैं, कल के हुकूमत के राब्ते हुए हैं। मौलाना साहब आपके साथ जाएंगे या अपोजिशन इत्तेहाद में? राना साहब देखें, मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक सियासतदान है और सारे पाकिस्तान के सियासतदान उसके पास चल के जाते हैं। हुकूमत आपने 26वीं आइनी तरमीम में देखा, हम भी जा रहे थे, पीटीआई की जो अपोजिशन हमारी जमात है वो भी जा रही थी। आज जो अपोजिशन का इत्तेहाद बनाने चाहते हैं वो भी जाते हैं। मगर मैं एक बात बता दूं, देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए चीफ मिनिस्टर केपीके का रवैया आज ही वो है जो कल था। जो कल ज़बान वो इमरान खान साहब उसके लिए इस्तेमाल करते थे, वही गंडापुर साहब आज ही उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो उनका मैंडेट भी केपीके में चोरी हुआ है। तो ये बुनियादी इश्यूज हैं। दूसरी मखसूस सीटों को आप निकाल लें, हम समझते हैं हमारी सीटें हैं, मौलाना साहब समझता है हमारी सीटें हैं और मौलाना साहब को केपीके में वहाँ मखसूस सीटें मिलनी है जैसे पहले मिली थी। तो वो उनके वर्कर को ज़्यादा डिमांड है, खवातीन है, मिनार्टी के लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको मिले। तो मुझे बताएं ये जो बुनियादी इशूज़ जो है ये किस तरह सबके अपनी पार्टी के मुफादात है। तो दूसरी बात यह कि पीटीआई का तर्ज अमल सियासत जो है वो दहशत, वो हजूम, वो फसाद और इंतशार पे है। मौलाना साहब एक आइन पसंद, जमहूरियत पसंद और पुरअमन सियासत पे यकीन रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। और हमारी क़यादत का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हमारी सीनियर लीडरशिप वक्तन मौलाना साहब से मुलाकात भी होती है, हम रहनुमाई भी लेते हैं। जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम को खुश असलूबी से हल किया गया, तो ये हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ वो जमहूरियत के साथ खड़े होंगे, आइन के साथ खड़े होंगे, ना कि किसी इंतशार, किसी फसाद के साथ खड़े होंगे मौलाना साहब। अच्छा कोहिस्तानी साहब, मेरा एक सवाल जो बड़े अहम मसले की तरफ है वो ये कि अमेरिका में इस वक्त इत्तलात ये हैं कि नई सफरी पाबंदियां जो हैं वो आयद की जाएंगी। अब नई ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक तो पाकिस्तान जो है उसके लिए नरम रवैया अपनाया जा सकता है। ये जो रिसेंट पास्ट में एक एक्टिविटी हुई है, हमने जो बंदा उनके हवाले किया, लेकिन अफ़गानिस्तान के हवाले से वो सफरी पाबंदियाँ लगने का फ़ैसला जो है वो वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। अब 20,000 के करीब ऐसे अफ़गानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने अमेरिका में जाके पनाह लेनी थी SIV वीज़े के तहत। अब अगर वो यहीं पे रुक जाते हैं तो फिर हम उनको कैसे कैटर करेंगे या उनकी वापसी के हवाले से क्या प्लानिंग हो? देखिए, पहली बात यह कि अमेरिका एक उनकी रियासत है, उनका एक अपनी पॉलिसीज़ है। वो हम किसी भी, हमारी भी एक खुद मुख्तार पॉलिसी है, हम भी अपनी पॉलिसी बना। अब वो क्या किसी के कल सोचता है, हम तो उसको ना रोक सकते हैं ना कोई कुछ कह सकते हैं। वो बिल्कुल अगर इस किस्म की अफ़गानिस्तान के लिए या कोई सोच उनके यहाँ मौजूद है या कोई जिस तरह मीडिया में आ रहा है कि इस तरह होने जा रहा है, तो आई डोंट नो कल क्या होगा। मगर मैं ये आपको बता दूं, देखें हमने इस खित्ते में
और पूरी दुनिया के अमन के लिए हमने कुर्बानियाँ दी है। हमने, हमारे सिविलियन ने, हमारे फोर्सेस ने 1 लाख के करीब शहादतें उठाई है। इन जंगों को हमने भुगता है, इन दहशतगर्दों को हमने ख़त्म किया है। हम आज भी सफ़र कर रहे हैं, हम आज भी जो हमारे जवान हैं शहादतें दे रहे हैं इन्हीं जंगों की वजह से। तो पाकिस्तान ने तो कुर्बानियाँ दी है पूरी दुनिया के अमन के लिए, तो हम अमन चाहते हैं। हम अपना हम समझते हैं हर चीज़ कानून आइन के मुताबिक होनी चाहिए जो जिसके मुल्क है। अच्छा, पीपल्स पार्टी वजारतों में आ रही है? वजारतें तो अब आपने काफ़ी बांट दी हैं, बल्कि एक एक वज़ीर के नीचे मुझे लगता है 3-3 वजारतें और तकसीम कर दी हैं। इतनी वजारतें तो कभी तकसीम नहीं बनी। एक तो आपको मुबारक हो कि आपको वजारत मिली है, हमारी तरफ से आपका मुबारक हो बहुत। और आप बिल्कुल हकदार भी थे। आप जिस तरह अपनी पार्टी में फ्रंट पे आके लड़ते थे, आप वाकई हकदार थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। तो ये मुझे बताएं कि एक एक वजारत में 3-3 उम्मीदवार तो नहीं मैं कह सकता, 3-3 वज़ीर या वज़ीर ममलकत हैं, तो ये क्या ये अदम एतमाद था या काम ज़्यादा था? राना साहब देखें, ये रूटीन का बिजनेस है, नई चीज़ हमने कोई नहीं की है। वज़ीर ममलकत भी होता है, पार्लियामानी सेक्रेटरी भी होता है, फुल फीडरल मिनिस्टर भी होता है, और कभी कभी स्पेशल असिस्टेंट भी उसी महकमे का लग जाता है, एडवाइज़र भी लग जाता है। तो ये पूरी दुनिया के जो पार्लियामेंट का है उसका ये उसूल है, ये सारी दुनिया में होते हैं। सर माजी में नहीं बनी। मैं एहतराम के साथ सर, जब पीटीआई की दौरे हुकूमत था तो पीटीआई वज़ीर ममलिकत लगा रही थी, मुआवनीन खुसूसी लगा रही थी, स्पोक्स पर्सन लगा रही थी। वो कहती थी आइन के अंदर गुंजाइश है, हम इसलिए लगा रहे हैं। आप लोग उस वक्त ये कहते थे कि आइन के अंदर तो गुंजाइशें फिर बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह तो जितना बटन डालना है वो डालते रहें, मुख्तलिफ लोगों को नवाजा जा रहा है। उस वक्त उन पर तनकीद थी और अब अपने अमल को जायज़ करार दे रहे। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान में अभी जो हमने कैबिनेट में कोई नई चीज़ नहीं की है या ज़्यादा इजाफा हमने माजी में भी होता रहा है। ये हुकूमत का कारो व्यवहार है, ये चलाने के लिए ये चीज़ें होती है। सियासी हुकूमतों में ये मजबूरियां भी होती है, एडजस्ट भी करना पड़ता है। ये तो इत्तेहादी हुकूमत है, कौमी तर्ज की हुकूमत है जिसमें इतनी जमातें हैं। और जिस तरह राना साहब कह रहे हैं, हम तो आज भी कहते हैं पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बन जाए तो हमारे लिए पीपल्स पार्टी नहीं वजारत में हुकूमत में शामिल होगी। वो शायद वो चाहती है कि हम नहीं हमारी ख्वाहिश है, उनकी मर्जी नहीं है। अच्छा, उनकी मर्जी नहीं है, वजह क्या है? ये पार्टी है, उनकी पॉलिसी है, सीसी का फैसला है। बिलावल भुट्टो साहब पार्टी के चेयरमैन है, वो नहीं समझते कि वो नहीं आना चाहते, तो जमहूरियत है, वो बेहतर समझते हैं। मगर हमारे दिल के दरवाजे और हुकूमत के दरवाजे और कैबिनेट के दरवाजे आज भी खुले हैं। लेकिन वो आपकी कैबिनेट में नहीं आना चाहते, लेकिन फुल फ्लैज हुकूमत में तो आना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान की अवाम अगर फैसला करेगी बिलावल भुट्टो साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए या कैबिनेट के लिए, तो सौ बिस्मिल्लाह, ये पाकिस्तान की अवाम का फैसला है, जिसको भी मुंतखब करे। अच्छा, आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी तो नहीं इक़्तिदार में आ रही, मौलाना साहब से अगर आपके राब्ते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं बड़ा एक ज़ीरक सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है, मौलाना साहब को ऑफ़र दे रही है हुकूमत वजारतों में? नहीं, मौलाना साहब बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा बनने नहीं चाहते हैं। मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के हवाले से, कई चीज़ों पे उसका इख्तिलाफ राय भी है, मगर वो पार्लियामेंट का हिस्सा भी है। आप उन इख्तिलाफ़ात से इत्तफ़ाक़ करते हैं या नहीं करते? नहीं, मैंने यही कहा ना, उनका मैंडेट केपीके में चोरी हुआ है, पंजाब में तो नहीं हुआ है उसका चोरी। केपीके में चोरी हुआ है, तो वो कह रहे हैं बलोचिस्तान में भी चोरी हुआ है, वो कह रहे हैं पंजाब में भी चोरी हुआ है, वो कह रहे हैं सिंध में भी चोरी हुआ है, वो ये कहते हैं। नहीं राना साहब, मैं हक़ाइक़ की बात करूं तो इलेक्शन जो भी हुए हैं पाकिस्तान में, उसमें हर में आवाज़ उठती है। इसमें हमारी जमात में भी ऐसे लोग हैं, वो आज इस इलेक्शन पे भी आवाज़ उठाते हैं, बाकी जमातें भी उठाती है। मगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं समझता हूँ केपीके में जो कुछ हुआ है या उसकी वजूहत क्या है, बंदूक की ज़ोर से वोट मिला है या क्या हुआ है, बहरहाल मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ सबसे ज़्यादा उधर ही है, उसका बेस भी केपीके है। बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब, इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़ अल्लाह ने के बाद।